तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार सोनोग्राफी कराई जाती है? प्रेग्नेंट लेडी को क्या-क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? चाय, कॉफ़ी हमें कौन से वो प्रेगनेंसीज़ हैं जिनको आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ कैटेगराइज़ करते हैं? देखिए ऐसी फीमेल्स जिनकी उम्र क्या-क्या वैक्सीनेशंस उसके होने चाहिए? तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से वो लक्षण हैं जिनको एक प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए? देखिए ऐसे बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जैसे कि तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को डाइट में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एंटीनेटल केयर होती क्या है? जो एक्सपेक्टेड वेट गेन है, वो प्रेगनेंसी के दौरान कितना होना चाहिए? अभी सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि जिसमें कि ऐसे बोलते हैं कि पेट का आकार देख के, उसमें जो नाभि है, उसका लोकेशन देख के, जो पुरानी बूढ़ी महिलाएँ होती हैं, वो ये बताती हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, या फिर वो काले रंग का होगा या गोरे रंग का होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पेट के आकार से एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ और मजबूत बच्चे की नींव रखती है और इसकी शुरुआत होती है एंटीनेटल केयर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट एम्स डॉक टॉक्स। आज की इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, एंटीनेटल केयर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुप्रिया। डॉक्टर अनुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर अनुप्रिया, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, हमारे ऑडियंस को समझाइए कि एंटीनेटल केयर होती क्या है? देखिए एंटीनेटल केयर एक वो टाइम पीरियड है जब एक माँ गर्भ धारण करती है उस समय से लेकर डिलीवरी के पहले तक के समय को हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं और इस पीरियड के दौरान दी जाने वाली मेडिकल केयर को हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। तो एंटीनेटल केयर की शुरुआत कहाँ से होती है? कितने विजिट्स करनी होती हैं? और इन विजिट्स के दौरान किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? देखिए एंटीनेटल केयर आइडियली तो तभी शुरू हो जाती है जब एक कपल डिसाइड करता है कि हमें फैमिली आगे बढ़ानी है। उस दौरान वो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं हेल्दी डाइट के बारे में, एक्सरसाइज है, फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है जो हमें रोज़ लेने के लिए बोलते हैं जी। और अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही फीमेल उसके डिले होते हैं पीरियड और अपने घर पे वो जैसे कि यूपीटी नाम की जाँच होती है पेशाब की जिससे उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हुई है। वो हमारे पास आते हैं तो वो उनका पहला विज़िट कहलाता है। उसके बाद में पूरे 9 महीने जिसे हम 280 डेज़ का पीरियड टाइम पीरियड बोलते हैं, फिर 40 वीक्स बोलते हैं पूरे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। इस दौरान कम से कम 12 से 15 विज़िट्स लगाने होते हैं। बट आइडियली इंडियन पॉपुलेशन के लिए जी। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कहती है कि कम से कम 4 से 8 विज़िट भी अगर हों, तो वो सफिशिएंट होता है एक प्रेग्नेंट क्योंकि फीमेल कहीं के न लिए। कहीं अपना जो इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, इसके चक्कर और बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारी डिलीवरीज़ तो गाँव में घर पे ही होती हैं। तो इस सिनेरियो में 12 से 15 विज़िट करना प्रैक्टिकली वो चीज़ मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिलती जी। होगी। जैसे कि हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं। तो पहले साढ़े 3 महीने हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। उसके बाद में 7वें महीने 28 वीक्स तक सेकंड ट्राइमेस्टर होता है और 28 वीक्स से लेके लास्ट 40 वीक्स डिलीवरी तक को हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। जी। तो पहले 7 महीने तक हम हर महीने फीमेल को एडवाइस करते हैं कि वो डॉक्टर को विज़िट करें। उसके बाद में 28 वीक से लेके 36 वीक तक महीने में 2 बार और 36 वीक से लेके 40 वीक्स तक हर हफ्ते उनको विज़िट लगानी होती है। तो ये कुल मिला के 12 से 15 विज़िट्स होती हैं। जी। तो फिर आप हमें बताइए कि कौन से ट्राइमेस्टर में आप प्रेग्नेंट लेडी को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं? कौन से टेस्ट है जो आप करवाते हैं आम तौर पर? देखिए जब सबसे पहली बार हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल आती है, तो हम उसका पूरा जनरल वेलबींग चेकअप करते हैं। जैसे कि उसका हाइट है, वेट है, बीपी है और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, पेशाब की जाँचें होती हैं। ब्लड टेस्ट जैसे कि सीबीसी है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है, थायरॉइड की जाँच है, वायरल मार्कर्स हैं, एचआईवी, एचबीएस, एंटीजन और वीडीआरएल की जाँचें हैं, पेशाब की जाँचें हैं, शुगर की जाँचें हैं। तो ये मिनिमम जाँचें हम उनकी करवाते हैं। साथ ही एक बेसलाइन हम यूएसजी करवाते हैं और उनको हम पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उनका पूरा प्लान बताते हैं कि हमें कैसे आपको कैसे-कैसे न्यूट्रिशन फूड लेना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान किन-किन जाँचें करवानी है, कब-कब उनको आना है, पूरा एक कार्ड बनाया जाता है और उनको समझाया जाता है कि आपको क्या-क्या न्यूट्रिशन लेना है, किन-किन बातों का स्पेशल ध्यान देना है, क्या-क्या डेंजर साइन्स हैं जब आपको हॉस्पिटल में तुरंत आना है। जी। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान टोटल कितनी बार सोनोग्राफी करवानी पड़ती है? और हर बार जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? देखिए, हम हर प्रेग्नेंट फीमेल को कम से कम 4 से 5 यूएसजी एडवाइस करते हैं। तो जो इसमें से फर्स्ट यूएसजी जो है, उसके अंदर हम देखते हैं जो 6 से 8 हफ्तों के बीच में करवाते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा गर्भाशय के अंदर लगा है, नहीं लगा है, कहीं ट्यूब में तो नहीं है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। जी। दूसरा हम देखते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो कि हम डिलीवरी की तारीख तय करते हैं कि इस तारीख को होगी, वो भी हम फर्स्ट स्कैन से ही पता करते हैं। जी। तीसरा, बच्चा 1 है या 2 है, 2 से ज़्यादा है, ये भी हम सी स्कैन में पता करते हैं।
चौथा हम देखते हैं कि बच्चे की धड़कन बनी है, नहीं बनी है। तो हम ये 4 चीज़ें हम फर्स्ट स्कैन में देखते हैं। जी। उसके बाद में हम दूसरा स्कैन करवाते हैं उनको 13 टू 14 वीक के बीच में। जब सेकंड ट्राइमेस्टर आपका लगभग स्टार्ट होने वाला जब हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला होता हुँ। है, उस वक़्त हम देखता एंटी स्कैन नाम होता है उस स्कैन का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ क्रोमोसोमल एनॉमलीज़ होती हैं बच्चों में, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ट्राइज़ोमीज़ होती हैं, उनको रूल आउट करवाने के लिए हम एंटी स्कैन करवाते हैं। साथ में ही ड्यूअल मार्कर भी हम एक जाँच होती है, तो वो दोनों ही मिला के हम देखते हैं कि कोई क्रोमोसोमल एनॉमली तो नहीं है। उसके बाद में हम 5वें महीने पे बड़ी सोनोग्राफ़ी, जिसे आम भाषा में कहते हैं, या फिर टारगेट स्कैन या फिर एनॉमली स्कैन जिसे कहते हैं, जी। वो सोनोग्राफ़ी में हम देखते हैं कि बच्चे के अंग सही से बने या नहीं बने हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोनोग्राफ़ी होती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। इसी सोनोग्राफ़ी से हम आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है, वो डिसाइड भी कर सकते हैं। अगर अबॉर्ट करना है तो उसी टाइम पे करना है, इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी आप बोलते हैं। जी। जी। उसके बाद में हम 8वें महीने पे एक कलर डॉपलर नाम की जाँच होती है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही उस समय के अकॉर्डिंग हुई है, नहीं हुई है, बच्चे के आस-पास पानी कितना है, बच्चे को जाने वाला खून सही से जा रहा है, नहीं जा रहा है। किसी-किसी प्रेगनेंसी में जिनको हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, उसमें बच्चे को जाने वाला खून कम हो जाता है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण जाँच हो जाती है उस समय के लिए। उसके बाद में जैसे डिलीवरी होने के पास आता है, तो उस टाइम हम जो स्कैन कराते हैं, वो देखते हैं कि भई बच्चे का प्रेज़ेंटेशन कैसा है, वो उल्टा है, आड़ा तो नहीं है बच्चा, बच्चे के आस-पास पानी कैसा है और आंवल्स कैसी है, कहाँ पे है उसकी, तो ये सब चीज़ें हम लास्ट स्कैन में देखते हैं। बच्चे के बनने का एक समय होता है और प्रोसेस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें स्कैन्स कराने होते हैं। तो इससे हमने देखा कि प्रेगनेंसी में टाइम पे सोनोग्राफी कराना कितना ज़रूरी है। पहला सोनोग्राफी जब आप फर्स्ट विजिट पे जाते हैं तब, फिर 13 से 14 हफ्ते के ऊपर, फिर 5 महीने के ऊपर, 8 महीने के ऊपर, और फिर जब आपकी डिलीवरी होती है उसके जस्ट पास में सोनोग्राफी कराना ज़रूरी है। कोशिश करें कि इनमें से कोई भी सोनोग्राफी आप डिले ना करें। तो आप हमें बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या-क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? क्या-क्या वैक्सीनेशंस उसके होने चाहिए? देखिए, हम हर प्रेग्नेंट फीमेल को नॉर्मल कुछ दवाइयाँ हैं जो हर प्रेग्नेंट फीमेल को हम एडवाइस करते हैं। तो पहले 3 महीने के लिए हम फॉलिक एसिड टैबलेट जो होती है वो हम डेली लेने के लिए बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है पहले 3 महीने जिसके अंदर बच्चे के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स बनते हैं। जी। जैसे कि उसका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसका हार्ट है, मेजर ऑर्गन्स हैं, वो सभी पहले 3 महीने में बनते हैं और इसके लिए फॉलिक एसिड बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट 3 मंथ के बाद में हम उनको आयरन प्लस फॉलिक एसिड दोनों ही सप्लीमेंट करते हैं। प्लस कैल्शियम की भी हमें उनका टैबलेट देते हैं क्योंकि एक एवरेज फीमेल से ज़्यादा रिक्वायरमेंट एक प्रेग्नेंट फीमेल की बढ़ जाती है उस टाइम में। क्योंकि वो बच्चा होता है, उसकी भी हड्डियाँ बन रही होती है, तो उसको भी कैल्शियम चाहिए होता है। जी। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन सब के जो आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप देते हैं, ये सब वो डाइट से ही पूरा कर लेंगे अगर उनकी डाइट हेल्दी है। तो क्या सिर्फ डाइट से इन सब की पूर्ति की जा सकती है? जी नहीं। हम देखा जाए तो एक एवरेज फीमेल से एक प्रेग्नेंट फीमेल को एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ज़रूरत होती है। ऐसे ही आयरन और कैल्शियम की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। हम पूरे डाइट में हमारा आयरन का जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो सिर्फ़ 10% ही हो पाता है। तो इसलिए हमें ऊपर से अलग से आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट देने ही पड़ते हैं। जी, तो एक तो पूरा रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है, दूसरा अब्ज़ॉर्प्शन भी कम होता है। इसके जैसे सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे आयरन और कैल्शियम के, सिर्फ डाइट से आप उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपने पूछी वैक्सीनेशन के बारे में, तो प्रेगनेंसी के दौरान हम टीडी वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं, टिटनेस और डिप्थीरिया, ये वैक्सीन हमें उन एडवाइस करते हैं हर फीमेल को। और ये सेकंड ट्राइमेस्टर में हम इसकी फर्स्ट डोज़ देते हैं और टीडी 1 बोलते हैं जिसे हम, और जो सेकंड डोज़ है वो उसके 4 हफ्ते के बाद में हम देते हैं। आखिरी की जो 8वां महीना होता है उसमें एक टीडैप नाम की जो एक वैक्सीन है वो एक और एडवाइस्ड है। बच्चे को आने वाली जो गंभीर बीमारियाँ जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, उसको वो गर्भाशय के अंदर ही वो प्रिवेंट करती है वो वैक्सीन। इसके अलावा हम इंडियन पॉपुलेशन के लिए पेट के कीड़ों के कारण आयरन और कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन जो कम हो जाता है, उसके लिए हम एक एल्बेंडाज़ोल नाम की टैबलेट होती है, वो भी एक डोज़ हम उनको एडवाइस करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। जी। तो प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन से कॉमन सिम्पटम्स हैं जिनको देख के ऐसा बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती, जो आमतौर पर ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलते हैं और जिनको आसानी से घर पे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, जैसे कि हम बात करें पहले 3 महीनों के अंदर या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक हार्मोन एचसीजी है, जिसके कारण बहुत सी प्रेग्नेंट फीमेल्स को जी मचलना, उल्टी होने का बहुत मन करता है। जी। जिसके लिए हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, तो हमें सुबह उठते ही कुछ ना कुछ खाना होता है क्योंकि उस टाइम वो हार्मोन सबसे अपने पीक लेवल पे होता है। तो कोई छोटा-सा बिस्किट या फिर कुछ भी थोड़ा-सा हमें खाना होता है, खाली पेट नहीं रहना होता। उसके बाद हमें पूरे दिन में छोटे-छोटे फ्रीक्वेंट मील्स
लेने होते हैं रादर देन बहुत सारा एक साथ खाएं, उसके बजाय हम थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहें। एक बार में पेट भर के खाने से अच्छा है कि आप उस खाने को छोटे-छोटे मील्स में डिवाइड कर लो। हर 2 घंटे में, 3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा करके खा लो। जी। और बाहर का खाना है जैसे अवॉइड करें, तीखा खाना है, बहुत सारा तेल जिसमें हो, तला हुआ खाना है वो अवॉइड करें। जी। इसके अलावा हम एक टैबलेट डॉक्साइलामिन सक्सिनेट करके आती है, वो वॉमिटिंग में हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, तो इसमें हम ज़्यादा मेडिकेशंस भी एडवाइस नहीं करते हैं। बहुत ही सेफेस्ट जो ड्रग्स होते हैं सिर्फ वही एडवाइस करते हैं प्रेगनेंसी। तो इस दौरान ज़रूरी है कि आप ओवर द काउंटर जाके कोई मेडिकेशंस परचेज़ ना करें। अगर आपको बुखार भी है, उल्टियाँ हो रही हैं और भी कोई माइन्यूट सिम्पटम्स भी हैं, तो कोशिश करें कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। जी। जी। इसके बाद बहुत सी फीमेल्स को कंप्लेंट रहती है कि उनको वीकनेस महसूस होती है, चक्कर आते हैं। तो उसके लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, पूरे दिन में उनको बहुत ही न्यूट्रिशन फूड लेना है। इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। ये बहुत ही एक संतुलित आहार पूरा-पूरा लेना है उनको। जी। और प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ महीनों में फीमेल्स को ये भी तकलीफ रहती है कि सीधे सोने के दौरान उनको डिज़ीनेस होती है, फिर चक्कर आते हैं। जी। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप उल्टे हाथ की करवट लेके ही सोएँ। ऐसे में जो खून की जो नसें हैं, उन पे बच्चादानी का जो दबाव है, दबाव दबाव कम कम हो। रहता है। जी। इसके अलावा बहुत सी फीमेल्स को ये भी कंप्लेन रहती है कि उनके पैरों की नसें फूल रही हैं, जिसे वेरिकोज़ बोलते हैं, या फिर अ, लैट्रिन के रास्ते हेमरॉइड्स हो रहे हैं या फिर मस्से निकल रहे हैं। तो उनके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि आप एक तो कब्ज़ कब्ज़ ना रहने दें। इसके लिए आप इसबगोल हैं, घर पे आप खा सकते हैं वो, या फिर लैक्टोलोज़ सिरप होती है, वो भी एडवाइस करते हैं। और फाइबर बहुत सारा लें खाने के साथ में, सलाद है, पानी है, ये बहुत अच्छे से लें। और लंबे समय तक खड़े ना रहें, थोड़ी-थोड़ी देर में आप घूमते रहें और बैठ जाएँ। जी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से वो लक्षण हैं जिनको एक प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए? और जैसे ही वो लक्षण दिखे उसे तुरंत अस्पताल में दिखाना चाहिए? देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं जिसे एक प्रेग्नेंट फीमेल को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। जैसे कि किसी को बुखार आ रही है, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या फिर 24 घंटे से ज़्यादा आ रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल दिखाना है। उसको सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, या फिर आँखों के आगे धुंधलापन हो रहा है, देखने में दिक्कत हो रही है, या फिर उसको पूरे दिन से बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। अ, पूरे आँखों के चारों ओर बहुत सारी सूजन लग रही है, पैरों में बहुत दिन से सूजन है, अगर पूरे-पूरे दिन सूजन रह रही है, तो भी हॉस्पिटल तुरंत आना है। साँस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है, तो भी हमें हॉस्पिटल में तुरंत दिखाना है। इसके अलावा उसको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी नीचे के बच्चादानी के रास्ते से उसको कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, पानी बह रहा है, खून आ रहा है, सो भी तुरंत हॉस्पिटल दिखाना है। बच्चे का मूवमेंट है, वो कम महसूस हो रहा है, जैसे कि पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 बार तो बच्चे घूमने का महसूस होना चाहिए। अगर उससे कम उसको महसूस हो रहा है, तो भी तुरंत हॉस्पिटल दिखाना है। इसके अलावा पेट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, तो भी हॉस्पिटल दिखाना है। जी, तो ये सारे वो लक्षण हैं जिनको प्रेग्नेंट लेडी अवॉइड नहीं कर सकती, इनके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को डाइट में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और जो एक्सपेक्टेड वेट गेन है, वो प्रेगनेंसी के दौरान कितना होना चाहिए? देखिए, एक एवरेज फीमेल का अगर माना जाए, तो पूरे दिन में अगर वो मॉडरेट वर्क भी कर रही है, तो उसको 2100 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जी। तो प्रेग्नेंट फीमेल में उसको 350 किलो कैलोरी इससे ज़्यादा चाहिए होती है। उसके पूरे दिन का जितना भी डाइट है, वो इस तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए जिसमें हर चीज़ एडिक्वेट अमाउंट में हो। इंक्लूडिंग जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो सबकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि जो कि फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम जिनमें ज़्यादा हो, वो फूड ज़्यादा हमें खाना चाहिए। फॉलिक एसिड जैसे कि बथुआ है, स्पिनच है, पालक। पालक भी कहते हैं, मेथी है, मूँग दाल है, चना दाल है, ऑरेंजेस हैं, आँवला है, इनमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छे से होता है, तो ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आयरन जिससे ज़्यादा होता है, जैसे कि बाजरा है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, काला चना है, गुड़ है, जो हमें घर पे बहुत ही आराम से मिल सकता है, इन सब चीज़ों को हमें ज़्यादा लेना है। कैल्शियम जैसे कि दूध है, दूध से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि चीज़ है, दूध, दही, छाछ, पनीर। पनीर है, ये हमें ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा हम जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि आँवला है, नींबू है, ऑरेंजेस है, ये ज़्यादा लेंगे तो इनसे भी आयरन का अब्ज़ॉर्प्शन और बढ़ेगा। चाय, कॉफ़ी हमें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आयरन, कैल्शियम का अब्ज़ॉर्प्शन कम कर देती हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में वेट गेन कितना होना चाहिए? देखा जाए तो 11 से साढ़े 12 किलो एक नॉर्मल फीमेल जिसकी नॉर्मल बीएमआई है, वो एडेक्वेट होता है। अगर फीमेल का वेट बहुत कम है, तो वो बा 18 किलो तक भी जा सकता है। जी, वो और नॉर्मल है, 18 नॉर्मल किलो तक। 18 किलो अगर वो
बिलो एवरेज उसका बीएमआई है, तो 18 किलो तक वेट गेन इज़ नॉर्मल। अगर वो बहुत ओबेस है, पहले से ही प्री प्रेगनेंसी वेट इतना ज़्यादा है, तो उसको सिर्फ 5 से 9 किलो ही एडवाइस्ड होता है पूरी प्रेगनेंसी में वेट गेन के लिए। जी। कौन से वो फीमेल्स होते हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है? बेसिकली कौन से वो प्रेगनेंसीज़ हैं जिनको आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ कैटेगराइज़ करते हैं? देखिए, ऐसी फीमेल्स जिनकी उम्र 20 साल से कम है या फिर 35 साल से ज़्यादा है, जिनको पहले से ही कोई सिस्टमिक इलनेस पहले से चल रही है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन पहले से ही है, किसी को मिर्गी के दौरे पहले से आते हैं, तो हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर किसी को है, हार्ट की कोई बीमारी है। इसके अलावा किसी को पहले से ही एनीमिया है, खून की कमी है। इसके अलावा जिनकी ट्विन प्रेगनेंसीज़ है, फिर 2 बच्चे हैं, फिर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जुड़वा प्रेगनेंसीज़ जो हैं। हाई रिस्क जी, प्रेगनेंसीज़ में आती हैं। जी। जो जिन प्रेगनेंसीज़ के अंदर हम सोनोग्राफी में डायग्नोस करते हैं कि आंवल नीचे है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, वो भी बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के अंदर ही आते हैं। प्रीवियसली किसी फीमेल्स के बहुत सारे अबॉर्शंस हुए हों, या फिर वो प्रेगनेंसीज़ जिनके अंदर पहले से उनके बहुत सारे अबॉर्शंस रहे हुए हों, मिसकैरेज हुए हों, या फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो गई हो, या फिर जो बहुत लंबे टाइम के बाद में कंसीव हुए, जैसे आईवीएफ कंसीव जिसे होते हैं, ये प्रेगनेंसीज़ भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में आती हैं। या फिर वो प्रेगनेंसीज़ जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ा हो, जैसे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, प्री एक्लेम्पशिया, किसी को ताड़ आ गई हो, या फिर किसी को डायबिटीज़ डेवलप हो गया हो, जीडीएम जिसे हम कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे हम कहते हैं, या फिर पहले से किसी को सिज़ेरियन सेक्शन हुआ हो। तो ये बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ होती है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में आती हैं, और इनको बहुत एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। जी। तो प्रेगनेंसी जो बहुत ही एक उतार-चढ़ाव वाला 9 महीने का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए उसका जो फैमिली सपोर्ट है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? वो कितना मायने रखता है? देखिए, प्रेगनेंसी अपने आप में एक ही रोलर कोस्टर राइड जिसे हम कहते हैं, जी। बहुत ही उतार-चढ़ाव वाला जर्नी होता है। फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं। वो एक पूरी एक नई जर्नी या फिर एक नई ज़िंदगी को जन्म देने वाली होती है, एक नई शुरुआत करने वाली होती है। तो उसमें फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसको एक फ़िज़िकल एज़ वेल एज़ साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके आस-पास में एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमेशा हेल्दी खान-पान है, या फिर हेल्दी हैबिट्स हैं, और डेली एक्सरसाइज़ की बातें हैं, या फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। जी। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी रिलेटेड एंग्ज़ायटी है, जो उसके डाउट्स हैं, उसकी मदर इन लॉ बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती है उसके साथ में, कि भई मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है, तो इट विल बी वेरी नॉर्मल टू हैव ऑल दीज़ एंग्ज़ायटीज़। उसके आस-पास में खुशनुमा माहौल बना के रखें। इसके अलावा पूरे परिवार भी उस प्रेग्नेंट फीमेल के साथ में हेल्दी हैबिट्स को अपनाएँ। जी। हेल्दी फूड है, एक्सरसाइज़ है। इसके अलावा जैसे कि आज मॉडर्न एरा में हम बहुत फ़ोन और टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो प्रेग्नेंट महिला है घर में उसके साथ समय बिताएँ, उसको अकेला महसूस ना होने दें। क्रिटिकल कमेंट्स ना पास करें उस फीमेल के लिए। जैसे बहुत सारे मिथ होते हैं गाँव में कि पहला बच्चा जो है वो लड़का ही होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली उस फीमेल पेशेंट के लिए बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। प्रेगनेंसी को लेके जो इंडियन सोसाइटी है, ख़ास करके जो गाँव के जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी गलत धारणाएँ हैं। जैसे कि उनका मानना होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो लेकिन आपके अंदर कोई सिम्पटम ही नहीं है कोई बीमारी का, तो आपको रेगुलर एएनसी विज़िट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये बात सही है कि जो जिनको सिम्पटम्स हैं किसी बीमारी के, उन्हीं को एएनसी विज़िट्स रेगुलरली करनी चाहिए या फिर सभी महिलाओं के लिए ये ज़रूरी चीज़ है? देखिए, एएनसी का मतलब होता है हर प्रेगनेंसी के लिए। ये सिर्फ़ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए नहीं होती है, और एएनसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है माँ और बच्चे के लिए। हर विज़िट के दौरान माँ के और बच्चे के दोनों की हम हेल्थ की जाँचें करते हैं, जिससे हम आने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम जल्दी डिटेक्ट करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो एएनसी इज़ नॉट फॉर ओनली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़, इट इज़ फॉर एवरी प्रेगनेंसी। तो हर प्रेग्नेंट लेडी को टाइम टू टाइम एएनसी विज़िट्स करने चाहिए। तो ऐसे कुछ मिथ भी सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि जिसमें कि ऐसा बोलते हैं कि पेट का आकार देख के, उसमें जो नाभि है, उसका लोकेशन देख के, जो पुरानी बूढ़ी महिलाएँ होती हैं, वो ये बता देती हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है या फिर वो काले रंग का होगा या गोरे रंग का होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कंप्लीटली बिल्कुल ही गलत बातें हैं। कभी पेट के आकार से हम ये नहीं पता कर सकते हैं लड़का होगा या लड़की होगी। और दूसरी बात, आज इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैन भी कर दिया है कि यूएसजी द्वारा भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो करते हैं, लिंग का पता करते हैं, वो कंप्लीटली बैन भी है और कानूनन जुर्म भी है। दूसरा, बच्चे का गोरा होना या काला होना उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। माँ का कुछ भी खान-पान या फिर कुछ भी अलग करने से बच्चे का गोरा या काला होना डिसाइड नहीं होता है। ये उसके जेनेटिक्स में होता है कि वो उसका रंग कैसा होगा। जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि एंटीनेटल केयर क्या होती है, क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान है एक स्वस्थ जच्चा और बच्चा के लिए और
क्या क्या प्रेगनेंसी रिलेटेड मिथ हैं जो सोसाइटी में हैं जो बहुत ही गलत हैं। उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आपको एक सही जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।